हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैथोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पहले ये साइकिल पढ़ेंगे। इसमें क्या दिखा है कि एक नॉर्मल सेल है जो होम्योस्टैसिस में है अपने। इसमें अगर कोई भी हम लोग स्ट्रेस डालते हैं तो ये सेल उसको उस इफ़ेक्ट को ओवरकम करने के लिए अडेप्ट करती है। ठीक है, अगर वो अडेप्ट कर गई सक्सेसफुली तो क्या होगा, वो वापस से नॉर्मल सेल बन जाएगी। अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाती है, इनएबिलिटी टू अडेप्ट, तो फिर वो सेल हम लोग बोलते हैं कि वो सेल इंजर्ड हो गई। ठीक है, और जो नॉर्मल सेल है उसमें डायरेक्टली अगर कोई इंजीरियस स्टिमुलाई आ जाए, कोई ज़्यादा हार्मफुल स्टिमुलाई आ जाए, तो वो डायरेक्टली सेल इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, अब सेल इंजरी दो टाइप की होती है, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जब इंजरी माइल्ड हो या ट्रांजिएंट हो तो फिर वो रिवर्सिबल इंजरी कॉज करती है। जब इंजरी बहुत सीवियर हो या प्रोग्रेसिव हो तो वो इरिवर्सिबल इंजरी कॉज करती है। अब इरिवर्सिबल इंजरी से क्या होता है, जो सेल होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। ये होता है दो मैकेनिज़्म के वजह से, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टिमुलाई कि कैसा स्टिमुले हम लोग दे रहे हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स 5 तरीके की होती हैं। ठीक, पहला होता है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन में क्या होता है, सेल जो है उसको स्टिमुलाई मिलती है जो नॉर्मल ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई होते हैं। ये नॉन लीथल होता है, ये डेथ कॉज नहीं कर सकता है, तो सेल अडेप्ट कर जाती है। अडेप्ट करने के इसके 4 तरीके होते हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया। ये हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है सेल इंजरी। सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये हमने देखा था यहाँ पे। तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है इसमें माइल्ड और ट्रांजिएंट इंजरी होती है। तो इसमें सेल ये दो चेंजेस होते हैं सेल में, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, सेल फूल जाती है, और फैटी चेंजेस होते हैं। मेनली ये दो होती है। फिर आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसमें सीवियर और प्रोग्रेसिव इंजरी होती है। तो इसमें जो है सेल या तो नेक्रोसिस हो जाती है सेल की, या एपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये कब होता है, सेल इंजरी इस टाइप की कब होती है, जब स्टिमुलाई होता है, या तो ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो जाए सेल में, टिश्यू में, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस। नेचर ऑफ स्टिमुलाई इसमें होता है या तो कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो जो एक्वायर्ड हो, या फिर क्रॉनिक हो, या फिर कोई क्रॉनिक इंजरी, मतलब लंबे टाइम तक कोई इंजरी चल रही हो। तो उसमें होता है क्या, सेल के अंदर कुछ एक्यूमुलेशंस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे उसमें क्या क्या एक्यूमुलेट हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या फिर कोई पिगमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होती है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, एक होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अभी बस आप टाइप याद कर लीजिए, आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें नेचर ऑफ स्टिमुलाई कैसा होता है, मेटाबॉलिक डिफेक्ट होती है, क्रॉनिक एक्वायर्ड या फिर क्रॉनिक इंजरी, इन दोनों का नेचर ऑफ स्टिमुलाई सेम होता है। सेल या तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस करके रिएक्ट कर सकती है या फिर कैल्सिफिकेशन। उसके बाद आता है लास्ट में लोग पढ़ेंगे सेलुलर एजिंग। ये सब लीथल इंजरी अगर होती है तो ये होता है, जो नॉर्मली होता है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे जो वीडियोस आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी। पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर एडेप्टेशन, फिर इंजरी, उसके बाद एक्यूमुलेशन, उसके बाद कैल्सिफिकेशन और उसके बाद सेलुलर एजिंग। थैंक यू।